बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट रमशा ख़ान और आपके लिए लेकर आई हूँ सेगमेंट रमज़ान मेहमान विद रमशा ख़ान, जिसमें मिलवाती हूँ मैं आपको आपके फेवरेट राइटर से और जानते हैं कुछ उनके बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। तो मेरी जो आज की मेहमान राइटर हैं वो माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ऑनलाइन दुनिया का एक जगमगाता सितारा। मैच्योर राइटिंग स्टाइल में लिखती हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं। ज़्यादातर इनके नॉवेल्स जो होते हैं वो सीक्रेट एजेंट बेस्ड और आर्मी बेस्ड होते हैं, और आज ये वजह भी हम ज़रूर जानेंगे कि ये आर्मी बेस्ड नावल क्यों लिखती हैं। तो इनके लिखे नॉवेल्स में जो है वो शामिल हैं यादें यार का मौसम, जाने ना तू, मेरा नामो निशान मिले, तेरी याद की आँच, जलते ख्वाब, रंग जाऊं तेरे रंग, और इसके अलावा दीगर बहुत सारे नावल्स शामिल हैं। जी जनाब, समझ तो आप कही है मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आपकी और मेरी हर दिल अजीज़ फेवरेट राइटर अना इलियास की। तो मज़ीद देर नहीं करते और मिलवाते हैं आपको अना इलियास से। अस्सलाम वालेकुम अना जी, कैसी हैं आप और क्या मसरूफ़ियात चल रही हैं आजकल आपकी? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मसरूफ़ियत बस मेरा जो ऑनलाइन काम है वो चल रहा है, और साथ में आपको पता है रमज़ान की मसरूफ़ियत है, बच्चों का स्कूल है, और बस यही ज़िम्मेदारी है। जी तो अना जी, अब बाकायदा इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि लोगों को इतना प्यारा और मेयारी लिखने वाली राइटर के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस है, और मुझे भी बहुत तजस्सुस है। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि ये आपका रियल नाम है या फिर कलमी नाम है। इसके अलावा आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, तालीम कितनी है आपकी और कहाँ से तालीम हासिल की आपने? जी बिल्कुल, मेरा जो नाम है वो बिल्कुल असली है, कलमी नहीं है। मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसलिए कि मुझे एक तो अपने नाम से मोहब्बत बहुत है, और इसी को मैं पहचान बनाना चाहती थी। ताल्लुक़ मेरा वैसे तो लाहौर से है, लेकिन शादी के बाद मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, और तालीम मेरी है एमए एजुकेशन है, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, और आईआर डिपार्टमेंट। और बहुत से लोग आई गेस जानते होंगे जो उस यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है, तो आईआर मेरा कैंपस था। अना जी, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं आप, और आपका नंबर कौन सा है, और इसके अलावा आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर इंगेज्ड? जी हम 3 बहनें हैं, माशाल्लाह से तीनों मैरिड हैं, और मेरा जो नंबर है वो आखिरी है। तो जैसे कि बता चुकी हूँ कि तीनों मैरिड हैं, तो माशाल्लाह से मैं भी शादीशुदा हूँ, और 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो अना जी, आपसे मैं अगला सवाल ये करूँगी कि आपको जो है अदब से कितना लगाव है? सिर्फ लिखने की हद तक शौकीन हैं या फिर किसी दूसरी ऑनलाइन राइटर को भी पढ़ती हैं आप? अदब से एक्चुअली लगाव जो है वो बचपन से है। हम लोग का हमारे घरों में बहुत ज़्यादा रूटीन थी कि मेरी मदर जो हैं और मेरे जितने भी कज़न्स हैं, ख़ाला, ये लोग सब, इन लोगों की आदत थी कि ये लोग ज़रूर कोई ना कोई, इन सब के हाथों में हमेशा बुक्स ही देखी हैं। तो इसलिए शुरू से ही इस चीज़ से लगाव था। अम्मी को तो बहुत ज़्यादा मेरी शौक़ था डाइजेस्ट का। हमारे घर में 4-5 डाइजेस्ट लाज़मी आते थे हर माह, और मैंने ग्रेड 4 से स्टार्ट कर दिया था डाइजेस्ट पढ़ना। जब उस वक़्त मुझे बहुत से अल्फाज की तो समझ ही नहीं आती थी, फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली वो बनती गई रूटीन। तो बहुत सी चीज़ें फिर अल्फाज अम्मी से पूछती थी, उनके मतलब कि क्या है, किस तरह है। पाबंदियाँ सच बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस ये था कि अम्मी को ये होता था कि आपने अपनी स्टडीज़ को अफेक्ट नहीं होने देना इन कहानियों, इन चीज़ों से, और अपने दिमाग पे नहीं सवार करना।
तो बस बाकी है कि शुरू से शौक़ था और बिल्कुल मैं ऑनलाइन बहुत सी लिखारियों को पढ़ती हूँ। जब जब मुझे वक्त मिलता है काफ़ी सारे लोगों को मैंने पढ़ा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रही हैं। आपकी और मेरी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मैं भी जो है ना तकरीबन 3 या 4 क्लास से पढ़ने लग गई थी नॉवेल्स, और जो है अम्मी से छुप के पढ़ती रहती थी डाइजेस्ट। अम्मी खुद तो सारा दिन पढ़ती रहती थी, और जब मेरी बारी आती थी ना, हम पता नहीं घर में जाहिर सी बात है डाइजेस्ट आते थे तो बंदे का दिल करता था पढ़ने का। और शुरू से मेरा तो यही था कि नॉवेल्स जो है ना मुझे अट्रैक्ट करते थे, ड्रामा टीवी वगैरह कुछ मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, और अभी तक सिर्फ नॉवेल्स पढ़ती हूँ मैं। लेकिन मैंने तो अम्मी से जूते भी बहुत खाए इस बात पे कि सारा दिन नॉवेल्स पे लगी रहती हो। अभी तक पढ़ जाते हैं कभी कभी। खैर, मैं क्या अपनी स्टोरी लेके बैठ गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आप क्लासिक का हिस्सा कैसे बनी, और कितना अरसा हो गया है आपको क्लासिक के साथ काम करते हुए। क्लासिक का हिस्सा ऐसे बनी कि जानती तो थी मैं सीमा को, आप लोगों के पेज से भी फेमिलियर थी मैं। लेकिन फिर एक दिन ज़ोइला मारिज जो हैं उनका मुझे मैसेज आया कि आप अगर ऑफिशियल राइटर हम आपको बनाना चाहें, तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इस तरह से आई गेस 2 साल पहले हमारी बातचीत हुई थी, और तब से फिर मैं क्लासिक का हिस्सा बन गई। माशाल्लाह, और बिलाशुबा आप क्लासिक का जो है वो एक कीमती असासा है। तो अना जी, ये बताइए कि आपके नज़दीक नॉवेल्स का ताल्लुक़ हकीकत की दुनिया से कितना होता है, और क्या कभी आपको किसी की हकीकी ज़िंदगी पर लिखने का इत्तेफाक हुआ। देखिए, ये जो कहानियाँ हैं हमारे इर्द-गिर्द ही फिर रही होती हैं, और हम उन्हीं में से कुछ किरदार लेते हैं, फिर उसको थोड़ा-सा फैंटेसाइज़ कर देते हैं, इस वजह से कि लोग जब पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनको कुछ एलिमेंट्स होते हैं कहानी के जो उनको चाहिए होते हैं। अब हर मुख्तलिफ़ जिसको कहते हैं ना कि टाइप्स की नॉवेल्स होते हैं, जैसे आप कह लें फ़नी एक उसका एक टेम्परामेंट होता है कहानी का, फिर एक रोमांटिक होता है, एक ड्रामेटिक होता है, एक फिर होता है जैसे सस्पेंस की तरफ आ गया। तो उस कहानी के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऑब्वियसली हम अपने इर्द-गिर्द से ही किरदार लेते हैं, लेकिन उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। अभी जो मैंने रीसेंट कहानी लिखी है, ख़त्म की है, जलते ख्वाब, उसका भी मैं बताना चाहूँगी कि वो कहानी रियलिटी बेस्ड है। जिस लड़की को मैंने इसमें दिखाया, जो सिंगर बनी और फिर उसने इतनी कुछ अचीवमेंट्स की, तो उसकी जो उस लड़की के साथ फरजाद से मिलने से पहले की जो पूरी स्टोरी थी, जिसमें उसकी माँ उसको छोड़ देती है, फिर वो बाहर अपनी माँ की मर्ज़ी के लिए सब जाती है कि अपनी माँ की खातिर जाती है, और शादी भी एक ऐसे बंदे से कर लेती है जो उसकी माँ सजेस्ट करती है। तो वो सारी हमारी एक बहुत मशहूर, यहाँ की मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पाकिस्तानी बहुत मशहूर सिंगर हैं, फ़ीमेल सिंगर, उनकी ज़िंदगी की कहानी है बेसिकली। तो उसमें उस किरदार को लेके उसके बाद फिर मैंने उसको अपने तरीके से कुछ मॉडिफ़िकेशंस करके, कुछ चेंजेस करके, तो मैंने उसको अलग से एक कहानी बना दिया। लेकिन किरदार मेरे बहुत सारे किरदार हकीकत के करीब तर होते हैं, और वहीं से मैं लेती हूँ। जैसा कि देखा गया है कि हर अच्छा लिखारी जो होता है वो पहले एक अच्छा कारी होता है। तो बाहैसियत कारी आपकी फ़ेवरेट राइटर्स कौन कौन सी हैं। राइटर्स बहुत सारी हैं, इफ़त सहर ताहिर हैं, जैसे उमैर अहमद और फ़ातिह इश्तियाक़ का तो ऑब्वियसली वो तो आप जिससे भी पूछें वो सबको उनका तो लाजमी पता होगा। और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, मुझे तो मरियम हैं, मरियम अज़ीज़ हैं, मरियम की भी अच्छी कहानियाँ हैं। और किस किस का मतलब नाम मैं बताऊँ, नाइला तारिक मेरी बहुत फेवरेट हैं, और बहुत सारी अच्छा लिखती हैं। और अभी तक बहुत सी ऐसी हैं जिनको मैं बहुत अरसे से पढ़ती चली आ रही हूँ, वो अब तक माशाल्लाह से बहुत अच्छा लिख रही हैं। निगत अब्दुल्ला, बहुत बड़ा नाम। तो ये सब मेरी बहुत ज़्यादा, जो अच्छा लिखने वाला है वो मेरा फेवरेट है। अब नाम मुझे समटाइम्स नहीं याद रहते, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग बहुत अच्छा लिखते हैं।
अच्छा, तो ये बताइए कि कोई ऐसा नॉवेल जिसको पढ़ने के बाद आप काफ़ी दिन जो है उसके शहर से ना निकल पाई हों? बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जिनको पढ़ने के बाद एक हफ़्ता 2 हफ़्ते का एक ऐसा गैप आता था कि जिसमें मेरा कोई और कहानी पढ़ने को दिल नहीं करता था, क्योंकि उसका एक अपना स्पेल बाउंड होता था हर कहानी का। तो उससे फिर बाहर निकलने में थोड़ा-सा वक़्त लगता था, कोई कहानी दिल को नहीं लगती थी, अच्छी महसूस नहीं होती थी। तो इसमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे कि फ़रहत इश्तियाक की जो स्टोरी है जिस पे ड्रामा भी बना है, बिन रॉय। जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी उसके बाद तकरीबन 1-2 हफ़्ते बाद मैंने कोई और कहानी नहीं पढ़ी, क्योंकि एक ऐसा वो सहर सा तारी हो गया था कि जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसी कहानियों की मेरा इशू थोड़ा सा ये है कि मुझे कहानियों के नाम नहीं याद रहते, करैक्टर्स याद रहते हैं, उनकी स्टोरी लाइन याद होती है, लेकिन कहानियों के मैं बहुत कम नाम, मुझे अक्सर अपनी कहानी के भी नाम भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा इशू है, लिहाजा लेकिन बहुत सी ऐसी हैं। भाई आपको जब भी कोई नॉवेल का नाम भूला करे ना, आप अपने रीडर से पूछ लिया कीजिए, हम किस लिए बैठे हैं, सारे नॉवेल्स के नाम याद हैं हमें। खैर चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आपका अपने नॉवेल्स में से लिखा फेवरेट किरदार कौन सा है, और उस किरदार को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? किरदार मुझे अपने लिखे हुए नॉवेल्स के बहुत सारे, तकरीबन बहुत सारे ही अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन किसी एक या दो को स्पेसिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे लगे जहाँ है वो का वसी का जो करैक्टर है वो मैंने बहुत मोहब्बत से लिखा था, बहुत ज़्यादा। तो वो उसके साथ मेरी एक अजीब सी एक ज़्यादा एसोसिएशन है उस करैक्टर के साथ। वो जब भी मैं पढ़ती हूँ दोबारा तो मुझे वैसी ही वो मोहब्बत और वैसी ही वो चीज़ें महसूस होती हैं। तो वो किरदार मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा किरदार है। हालांकि ना वो हीरो था ना हीरोइन था वैसे तो, लेकिन उस किरदार से मुझे, और अभी जब मैंने लास्ट एक और लिखा था, मैं तुम हो जाऊँ मैं, ज़रनाब का करैक्टर। मैंने मोस्टली मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लड़कियों की बहुत स्ट्रॉन्ग एक करैक्टर उनका दिखाऊं, क्योंकि औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे माशरे में बड़ा एक गलत मिसकंसेप्शन है कि जो औरत है वो कमज़ोर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़रनाब का जो करैक्टर है वो मैंने बहुत मेहनत से और बहुत उसमें चीज़ें सोच के, उसके डायलॉग्स कि कहीं पे उसके किरदार में ज़रा सा भी झोल ना लगे और ये महसूस ना हो कि ओहो यहाँ पे तो ये टिपिकल लड़की ही बन गई। तो वो किरदार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत सोच के उस किरदार को मैं लिखा था। तो इन दो किरदारों से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सी लगन है। वसी का करैक्टर तो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त आपने उसका करैक्टर लिखा था, हंसने हंसाने वाला ज़िंदा दिल लड़का था। चलें अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने लिखे में कोई पैगाम देती हैं या सिर्फ फैंटेसी बेस लिखती हैं? अब तक कितने नावल लिख चुकी हैं, और अब तक का आपका कोई ऐसा नावल जो आपकी तवक्कुआ से ज़्यादा क़ारीन में पसंद किया गया हो? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, आपके नावल्स में से आपका ख़ुद का फेवरेट नावल कौन सा है? जी माशाल्लाह, सबने बहुत ही पसंद किया। आप सबकी बहुत मोहब्बत है कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत जानी पहचानी जाती हूँ। अदरवाइज़ हाँ, मेरी जो अपने मेरी कोशिश यही होती है कि किसी भी कहानी के थ्रू एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर जाए, क्योंकि ऐसे लिखे हुए का फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई अच्छा सा मैसेज ना हो किसी के लिए। तो हाँ, उसको थोड़ा सा लाइटन अप कर देती हूँ, थोड़ी सी मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोई मज़ाक के एलिमेंट भी डाल देती हूँ, कोई बरजस्तगी के भी एलिमेंट डाल देती हूँ। लेकिन मकसद यही होता है कि एक अच्छा, एक बेहतरीन पैगाम जो है वो किसी तक जाए और वो उसको महसूस करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़ारीन जो है वो जो भी पैगाम मैं देती हूँ उसको बड़े अच्छे तरीके से वो पिक करते हैं।
तो ये मुझे बहुत, हाँ, जो सबसे ज़्यादा अभी तक का पसंदीदा है, बहुत लोगों ने तकरीबन माशाल्लाह सब ने सारे ही मेरे नॉवेल्स को बहुत पसंद की है, बहुत मोहब्बत दी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको मोहब्बत मिली वो रगे जहाँ है, वो है जिसका अभी तक लोग मुझे कहते हैं आप सीक्वल बनाएं, सीज़न 2 लिखें। तो देखें क्या बहरहाल बनता है। और मेरे नॉवल तो मुझे सभी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, उसमें जो एक बहुत बहुत ज़्यादा वो सेंटिमेंटल बहुत और इमोशनल जो बहुत एक मेरा स्टोरी है, वो दो थी। एक तो उसे पाने की चाह और दूसरा मेरा है तेरा एतबार चाहिए। ये दो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कुछ सीन्स इस तरह के भी आए कि जिस पे मैं मतलब आगे मैं बढ़ नहीं पाई उसको लिखते वक्त। और लिखते वक्त ही मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इतनी इमोशनल हो गई कि मेरे से लिखा नहीं गया मज़ीद। तो ये कुछ ऐसी उन कहानियों से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये दो कहानियाँ अपनी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अना जी, कभी ऐसा हुआ कि आप जो है अपने लिखे किसी किरदार से हकीकत में मिले हों? जी बिल्कुल, मेरी एक कहानी है तू जो मिल जाए, जिसमें जो लड़की है वो बेसिकली वो मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड की स्टोरी है। और उनसे ऑब्वियसली हम लोग मिलते रहे काफ़ी अरसा। अब खैर उनसे नहीं है रब्ता, लेकिन एक काफ़ी अरसे तक उनसे रब्ता रहा। उनकी कहानी हमें मालूम हुई कि बहुत तकलीफ़ दे थी उनकी स्टोरी, जिसमें उनकी दादी ने बहुत बचपन में उनको अपनी उनकी माँ से इस तरह से जुदा किया कि उनको मैट्रिक में जाके मालूम हुआ कि उनकी असल माँ कौन है। तो बहुत तकलीफ़ थे वो उनकी स्टोरी थी। फिर ऑब्वियसली उसको मैंने अपने मुताबिक चेंजेस करके उसको एक और थोड़ी सी शक्ल दे दी। बहरहाल वो एक बिल्कुल जेन्युइन बंदी की स्टोरी थी और उनसे मैं मिली हुई हूँ। अना जी, आपके नॉवेल्स को पढ़ने के बाद रीडर्स का जो है वो सबसे पहला जो सवाल होता है, और मेरा भी यही सवाल है आपसे, कि आपके जो नॉवेल होते हैं वो ज़्यादातर आर्मी बेस्ड होते हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह या फिर आपका ताल्लुक़ जो है वो आर्मी फैमिली से है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल भी आर्मी कोई बैकग्राउंड नहीं है आर्मी फैमिली का। बस मोहब्बत है शुरू से। मेरी अम्मी को असल में बहुत ज़्यादा आर्मी का शौक़ था और उनकी ख्वाहिश भी थी कि अगर उनको कोई बेटा होता तो वो उसको ज़रूर भेजती। और उनकी हम बहनों से भी ये ख्वाहिश रही कि कोई ऐसी डिग्री हम लें जिसके थ्रू अगर आर्मी में जा सकती हों तो चली जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। तो बस वो मोहब्बत बचपन से ही डेवलप होती गई और अब तक बहुत ज़्यादा है। तो बस उस मोहब्बत की ही वजह से आर्मी पे बेस्ड मेरे नॉवेल्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी रही है कि किसी तरीके से आर्मी का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर आप आर्मी में चली जाती तो हमें इतनी अच्छी राइटर कैसे मिलती? तो अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। शायद आपको जो है अल्लाह ताला ने इस तरह लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाना था। इतना अच्छा पैगाम देती हैं आप अपने लिखे में, तो इसलिए आप आर्मी में ना जा सकी हों। हाँ, अना जी, ये तो हो गए आपके जो है ना राइटिंग को लेकर सवाल जवाब। अब कुछ बात करते हैं आपकी पसंद और नापसंद की। तो ज़रा बताइए, आपको जो है वो खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रंग कोई ख़ास नहीं, सारे ही मुझे बहुत पसंद हैं। हर रंग की अपनी ख़ासियत है, एक अपनी खूबसूरती है और उसका होना इस दुनिया में एक अपना ही उसका मकाम है। लिहाजा रंग मुझे सारे बहुत पसंद हैं। और पसंदीदा खाना सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खाती हूँ। जैसे गर्मियाँ हैं तो उनमें मुझे भिंडियाँ बहुत पसंद हैं और सर्दियों में आलू मेथी मुझे मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। हाँ, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? कौन सी जगह पे आपका दिल करता है कि मैं जाऊँ? पसंदीदा जगह मेरी सारे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं ना वो मेरे बहुत पसंदीदा हैं। एक सुकून, एक बहुत ही अच्छा सा वहाँ महसूस होता है जाके। लिबास के मामले में बहुत चूज़ी सी हैं या फिर जो मिले बस अल्लाह का शुक्र अदा करके पहन लेती हैं?
नहीं, लिबास के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं कि जो मिले वो पहन लूँ। लेकिन एक ख़ास पैटर्न के कुछ मेरे ड्रेसेस हैं जो कि जो सिंपल हैं, और मैं बहुत ज़्यादा वो फैंसी और इस टाइप की मैं चीज़ें नहीं पहनती हूँ। तो हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि एक आम सादा सा लिबास हो, बहुत ज़्यादा फैंसी रेलिवेंट कोई इसमें ऐसी चीज़ें ना हो। कढ़ाई और इस टाइप के जो लिबास हैं वो मुझे इतने कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सोशल हैं, लोगों में जल्दी घुल मिल जाती हैं या फिर तन्हा रहना आपको ज़्यादा पसंद है? नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट सी बंदी हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे तन्हाई मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। सोशलाइज़ में नहीं होती इतना ज़्यादा। फ्रेंड्स मेरे बहुत से हैं, लेकिन हर एक दौर के हिसाब से चंद फ्रेंड्स रहीं, लेकिन फिर ये है कि उनके साथ राब्ता मेरा हमेशा से रहा है। लेकिन उनके साथ हैंग आउट करना या बाहर जाना या मिलना करना, ये वो सब, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बारी है सबसे मुश्किल सवाल की। तो आप जो है अपने अंदर मौजूद एक खूबी और एक खामी के बारे में बताइए। जी, खूबी मेरी ये है कि लोगों की जिस हद तक मदद हो सकती है वो कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ, और ख़ामी ये है कि दूसरों पे यकीन बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि बहुत दफ़ा धोखा खा चुकी हूँ इस मामले में, लेकिन फिर भी अभी तक ये आदत वैसी की वैसी है, और कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहरहाल ये ख़ामी मेरी काफ़ी नुकसान मुझे पहुँचाती है। अच्छा, तो ये बताइए कि लोगों से मिलते वक़्त सबसे पहले आप उनके अंदर क्या चीज़ नोट करती हैं और किस तरह के लोग जो हैं वो आपको पसंद नहीं आते, उनसे आप दूर भागती हैं? लोगों का बात करने का अंदाज़, उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है, और बहुत ओवर क्लेवर जो लोग हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जो लोगों को समझते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो आपकी जो क्लेवरनेस है उसको समझ नहीं सक रहा, तो सॉरी, ऐसे लोगों से मैं बहुत डिस्टेंस पे रहना पसंद करती हूँ। और जो बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं वो लोग भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ऐसे ये दो टाइप के जो लोग हैं इनसे तो मैं बिल्कुल भी इनके सर्कल में मैं रहना पसंद नहीं करती। जी तो अना जी, अब करते हैं थोड़ा सा आपके साथ फ़न, मौज मस्ती। तो होगा ये कि मैं आपसे 2 पहेलियाँ पूछूंगी और आपको जो है उनका जवाब देना होगा। आपके पास 30 सेकंड्स का वक्त होगा एक पहेली का जवाब देने के लिए। तो देखते हैं कि आप कितनी पहेलियों के जवाब जो है वो सही दे सकती हैं। और आज आपकी ज़हानत का इम्तिहान भी है, समझें। जी जी, आप शुरू कीजिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस हद तक मुझसे हो सका मैं आपकी इन पहेलियों का जवाब दे सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरी फर्स्ट पहेली ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? वो कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पे जम जाती है? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। आपके पास 30 सेकंड्स का वक्त है इसका आंसर देने के लिए। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पे जम जाती है? रोज़ों में तो एक ही चीज़ जो मैं गर्म करती हूँ वो जम भी जाती है, वो है या तो दही हो सकता है या बालाई हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा मुझे और जहन में नहीं आ रहा। आई गेस यही दो चीज़ें हो सकती हैं। ओह सॉरी, ये तो आपका जवाब जो है वो गलत हो गया। इसका जवाब जो है ये नहीं था। इसका सही जवाब था अंडा। अंडा जो है वो गर्म करने पे जो है वो जम जाता है। वैसे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो जम जाता है। तो इसका सही जवाब है अंडा। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे ज़हन में ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर ठीक है। चलें नेक्स्ट करते हैं, कोशिश करती हूँ कि अगली पहेली का मैं जवाब दे सकूँ। अनफॉर्चुनेटली पहली पहेली तो आपकी गलत हो गई। चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। कोई बात नहीं, 10 में से 5 मार्क्स भी आ जाए ना तो बंदा पास हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसका सही जवाब दें।
अगली मेरी पहेली आपसे ये है कि उस चीज़ का नाम बताएं जिसमें फूल और फल दोनों मौजूद होते हैं। वो चीज़ का नाम बताएं जिसमें फूल और फल दोनों मौजूद होते हैं। तो जल्दी से दीजिए इसका जवाब। बहुत आसान जवाब है वैसे इसका। अच्छा, जो फल भी है और फूल भी है, तो वो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ आ रही है, गुलाब और जामुन। तो गुलाब जामुन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, वो फल भी उसमें शामिल हो जाता है और फूल भी शामिल होता है। आई थिंक दिस टाइम मैंने विन कर लिया। वाओ, जीनियस गर्ल। जी बिल्कुल, इसका जवाब जो था वो गुलाब जामुन ही था। तो मुबारक हो, आपकी जो है 2 पहेलियों में से एक का जवाब बिल्कुल सही है। आपने हासिल किए हैं 10 में से 5 नंबर। कोई नहीं, 50 मार्क्स वाला पास होता है, तो पास हो गई हैं आप। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ओह दैट्स ग्रेट। चलें, शुक्र है मैंने एक का तो आंसर एटलीस्ट सही दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो फ़न टाइम हुआ ख़त्म। दोबारा से बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो जैसा कि माशाल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, तो आप बताइए ना जी कि इस रमज़ान के महीने में आप अपने अंदर क्या तब्दीली लाना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि इस रमज़ान मेरे अंदर ये तब्दीली आ जाए? बस कोशिश होती है कि वो गुनाह जो हम सारा साल कर रहे होते हैं, जाने में अनजाने में, तो पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान में दूर रह जाए। और फिर रमज़ान के बाद भी ये कोशिश होती है कि उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए। कभी कभी तो हो जाता है और कभी बंदा बशर है हम लोग, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को हम उस तरह से ऑन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि रमज़ान का बाबरकत महीना आता है तो हमारी रूटीन लाइफ जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से जो है हम चल रहे होते हैं, उसमें बहुत चेंजिंग आ जाती है। सहरी और इफ्तारी की टाइमिंग हमें सेट करनी पड़ती है। तो फिर आप जो है वो रमज़ान में अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? ज़रूर बताइएगा अपने रीडर्स को, कि वो भी जानना चाहेंगे कि आप रमज़ान में आपकी क्या मसरूफ़ियात होती हैं फिर। हाँ, जहाँ बदलती है वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी-सी बरकत आ जाती है आपके वक़्त में। जैसे आप सुबह में सहरी के बाद, उसके बाद जब आप सुबह में उठते हैं जिस वक़्त, उसके बाद आपके पास सारा दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ों काम करने की और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त मिल जाता है। जैसे सुबह में आप हंडिया बना रहे होते हैं, एक साइड पे आपका कुछ और सिलसिले चल रहे होते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि जैसे रमज़ान में टाइमिंग और सारी चीज़ें जब चेंज हो जाती हैं, तो एक वक्त की भी अल्लाह ताला बरकत दे देता है। पता नहीं मुझे महसूस होता है, बाकियों को होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे। अना जी, देखा गया है कि जो है ना, शोहरत मिलने के बाद इंसान जो है वो मगरूर हो जाता है। तो आप तो खुद माशाल्लाह इतनी मशहूर हस्ती हैं, इतना ऑनलाइन वर्ल्ड में एक आपका नाम है नॉवेल्स की दुनिया में। तो आप क्या समझती हैं इस बारे में? आप क्या राय देती हैं कि क्या वाक़ई ऐसा होता है, इंसान मगरूर हो जाता है मशहूर होने के बाद? बिल्कुल ऐसा होता है। जब आप शोहरत वाक़ई बहुत बुरी चीज़ है। आप अपने आप को समझते हैं कि आपने बहुत आप कोई टॉप चीज़ बन गए हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को बार बार इस चीज़ की रियलाइजेशन दें कि नहीं, आप इंसान हैं, आप आम इंसान हैं, और ये एक खूबी है जिसको आप जो भी आपका टैलेंट है या कुछ भी है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह ने आपके अंदर दिया और एक ज़िम्मेदारी सी है जिसको आप अदा कर रहे हैं। बाकी इससे हटकर आप एक इंसान ही हैं। तो फिर मेरा ख़्याल है कि आप इस चीज़ की तरफ नहीं जाते। अब बारी है मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन की, जो इंटरव्यू सेगमेंट में मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और मैं सब राइटर से करती हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कभी आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, इमेजिन करने में तो कुछ नहीं जाता ना, चलें तो इमेजिन कर लें कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आपकी उससे सबसे पहली फरमाइश क्या होगी कि ये वाली फरमाइश मेरी सबसे पहले पूरी कर दो? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, सारी फरमाइशें, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह नवाजता भी जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से।
तो बस कोई ख़ास नहीं ख्वाहिश होगी। हाँ, शायद अपने किसी फेवरेट पर्सनालिटी से मिलने की ज़रूर ख्वाहिश होगी कि उनसे मिल लिया जाए। किसी जितने भी राइटर्स हैं अगर उनसे एक साथ मिलने का मौका मिल जाए तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। हाय, मेरी तो खुद की अलादीन के चिराग से सबसे पहली फरमाइश यही होगी कि मुझे सारी राइटर से मिलवा दो। अल्लाह करे मेरी ये ख्वाहिश जल्दी से पूरी हो जाए, आमीन। तो अना जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कभी आपके लिखने पे पाबंदी लगा दी जाए, अगर कभी आपके लिखने पे पाबंदी लगा दी जाए तो फिर आप क्या करेंगी? सोचिए एक लम्हे को। लिखने पे कभी वैसे सोचा नहीं है, लेकिन बस ये है कि ऑब्वियसली एक तकलीफ़ दे अमल होगा और एक पूरी पर्सनालिटी पे एक असर पड़ेगा इस चीज़ का कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आप लिखने से दूर हो जाए, क्योंकि एक क्या कहना चाहिए, एक ज़रिया है आपका अपनी बात, अपनी जो भी महसूसात हैं वो लोगों तक पहुंचाने का। तो एक आदत सी हो जाती है उस चीज़ की, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। वैसे अल्लाह ना करे कभी आपके लिखने पे पाबंदी लगे तो हम जैसे रीडर्स कहाँ जाएंगे। चलें अना जी, इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। तो इंटरव्यू के इख्तिताम पे आप अपने सुनने वालों को रमज़ान स्पेशल कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस कोशिश करें कि आप बुराइयों से दूर रहें, और ऐसी नमाज और ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप उसको अमल में नहीं लेकर आ रहे हैं। तो अपना अमल पहले बेहतर कर लें। इबादतें तो अल्लाह और इंसान का मामला है, उसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं है वो सिवाय आपके। असल फ़ायदा तब है दुनिया को माशरे को, जब आप अपने अमल को बेहतर करें। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, अगर तफसीर के साथ आप पढ़ रहे हैं, जो भी अहादीस आप पढ़ रहे हैं, उनमें से चंद एक पे भी अगर आप अमल करना हम शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ग़ीबतों से, इन चीज़ों से, बुराइयों से, दूसरों को नीचा दिखाना, तकलीफ़ देना अपनी बातों से, और ये समझना कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं या हमें बहुत समझ है, तो ये बहुत गलत राय है आपकी अपने बारे में। तो कोशिश करें कि अपनी ज़बान ख़ास तौर पे लोगों के साथ बेहतर रखें और उससे तकलीफ़ मत दें। बाकी चीज़ें तो इंसान की कई दफ़ा अनजाने में हो जाता है, लेकिन जानते बूझते आप किसी को तकलीफ़ देने का बायस ना बने। बस ये चीज़ें अगर आप रमज़ान में भी प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद भी, तो ये आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अना जी, इंटरव्यू का इख्तिताम करना पड़ेगा हमें। टाइम ख़त्म हो गया इंटरव्यू का। अनफॉर्चुनेटली हम इस इंटरव्यू को इससे ज़्यादा देर नहीं कंटिन्यू रख सकते। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने आपके साथ इस इंटरव्यू को। यकीनन मैंने आपको भी बोर हरगिज़ नहीं किया होगा और आपने भी इस इंटरव्यू को इन्जॉय किया होगा मेरे साथ। तो बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपके लिखे में बरकत दे, आप इसी तरह हमारे लिए प्यारे प्यारे से नावल लिखती रहें। तो मेरी तरफ से जो है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर एंड में आप अपने रीडर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से फ़ी अमानुल्लाह। जी, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल चीज़ें सब शेयर कर सकूं। और मुनफरिद इंटरव्यू था, मुझे मज़ा आया इंटरव्यू देख के। और जाते जाते एक पैगाम यही है कि कोशिश करें कि मयारी पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि मुझे पढ़ें, मैं इतना मयारी लिखती नहीं हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों को पसंद आती हैं मेरी चीज़ें, लेकिन कोशिश करें कि अपने दिमाग को, अपनी इल्म को अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ाइए, अच्छा पढ़िए, ताकि आप अच्छा अपने नेक्स्ट जनरेशन को डिलीवर कर सकें। ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें अदा करनी है। अगर हम आज ख़ुद अच्छा इल्म हासिल करेंगे तो ही हम अच्छा इल्म दे सकेंगे। अगर हम ख़ुद गलत इल्म की तरफ जाएंगे तो हमारी नस्लें तबाह और बर्बादी होंगी। तो और राइटर्स को इंसान समझिए, क्योंकि उनके भी अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाते हैं एपिसोड्स देने में।
तो थोड़ा सा उनको एज दे दिया करें कि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ के साथ अगर आपको एक मुफ्त का एंटरटेनमेंट देती हैं तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू करें। बाकी है कि ऑब्वियसली आप लोगों की वजह से ही हम सब हैं। ये ग्रोथ जो है फ़ेसबुक राइटर्स की, ये आप लोगों की पसंदीदगी की वजह से ही हुई है। तो इसको मज़ीद अच्छा बनाएं, मज़ीद निखारें अपनी राय से, अच्छा और मेयारी तनकीद करें। तनकीद बराए तनकीद मत करें, हमेशा अच्छी तनकीद की तरफ जाएं जिससे किसी का भला हो सके और वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस ना करे। तो बस ये आप लोगों की तरफ पैगाम है। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे पसंद करते हैं और इस काबिल समझते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश कर सकूं। तो आप लोगों की इस मोहब्बत का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। बस दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, अल्लाह हम सब के लिए बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी प्यारी सी राइटर अना इलियास। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। तो आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर राइटर का इंटरव्यू आपको टाइम से मिल सके। तो अब अपनी प्यारी सी होस्ट रमशा खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई राइटर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।